नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी और उत्तराखंड में हम चंद डायनेस्टी, चंद राजवंश के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चंद राजवंश में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी उद्योग चंद के बारे में। ठीक है, उद्योग चंद ने किस प्रकार डोटी के राजा देवपाल को 3 बार पराजित किया और उसके क्षेत्र पर अपना साम्राज्य का परचम लहराया। इसके बाद अगर बात करूं तो अगला जो राजा बनता है उद्योगचंद के बाद, उद्योगचंद ने अपने अंतिम युद्ध में, तीसरे युद्ध में हारने के बाद, देवपाल से हारने के बाद अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था और धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या हो गया था, वो निर्णय इसने ले लिया था। ठीक है, उस धार्मिक जीवन को व्यतीत करने के साथ साथ इसने कुछ धार्मिक काम भी किए, कुछ मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, और अपने जीते अपने पुत्र ज्ञानचंद द्वितीय को राजा घोषित कर दिया। अब अगला राजा बन जाएगा ज्ञानचंद सेकंड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की ज्ञानचंद सेकंड। ठीक है, तो ज्ञानचंद द्वितीय, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में। ठीक है दोस्त, ज्ञानचंद द्वितीय। तो देख लेते हैं ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में। ठीक है, बात करूं ज्ञानचंद द्वितीय के, तो ज्ञानचंद द्वितीय के अगर कार्यकाल की बात करूं, ठीक है, कार्यकाल है ना, तो 1698 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। 1698 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। लगभग 10 वर्ष ये राज करता है, लगभग 10 वर्ष ये राज करता है। अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ज्ञानचंद के बारे में 1698 से 1708 तक इसे राज करता है और लगभग 10 वर्ष तक का कार्यकाल रहा। इस बात का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो प्रमाण की बात करूँ, इस बात की जानकारी की बात करूँ तो इस बात की जानकारी हमें मझेड़ा नामक ताम्रपत्र से लगता है। मझेड़ा नामक ताम्रपत्र है ना, जो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। कहां से मिला है दोस्तों? पिथौरागढ़। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है ज्ञानचंद के शासनकाल के बारे में, कि एक राजा हुआ था जिसने यहाँ पर राज किया था, जिसका नाम ज्ञानचंद द्वितीय था, और उद्योगचंद के बाद संभवतः इसने राज किया। तो मझेड़ा ताम्रपत्र अगर मुख्य रूप से बात करूं तो 2 राजाओं की जानकारी देता है, जिनमें से एक राजा का नाम चंद्रवंश का आता है, जो एक राजा चंद्रवंश का है, और एक राजा है परमार वंश का, पवार वंश का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मझेड़ा ताम्रपत्र किनकी जानकारी देता है, तो 2 राजाओं की जानकारी देता है। पहला है ज्ञानचंद सेकंड, अगर चंदों में बात करो तो ज्ञानचंद सेकंड, परमारों में बात करो तो फतेहपति शाह। ठीक है, यहाँ से सवाल कैसे बनेगा ना, मझेड़ा ताम्रपत्र किस परमार राजा की जानकारी देता है, तो फतेहपति शाह। किस चंद राजा की जानकारी देता है, तो ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करूं तो फतेहपति शाह और ये इन दोनों की जानकारी मिलते हैं, और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया होगा, है ना, कोई युद्ध लड़ा गया होगा जिसके बारे में भी यहाँ वर्णन किया गया है। युद्ध का नाम था दुधौली का युद्ध, दुधौली का युद्ध, या फिर महल चोरी का युद्ध, महल चोरी का युद्ध। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये युद्ध इनके मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये युद्ध भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि फतेहपति शाह पर ज्ञानचंद सेकंड ने आक्रमण करा था, जिसके फलस्वरूप ये युद्ध लड़ा गया था, है ना, जिसके फलस्वरूप ये युद्ध लड़ा गया था, ऐसा बताया जाता है। ज्ञानचंद सेकंड ने, है ना, 1703 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करा और यहाँ के पाली परगने को जीत लिया, और यहाँ से पाली परगने को जीत लिया, जिसके कारण ये बड़ा युद्ध यहाँ पर सामने हमें देखने को आता है। कौन सा है? दुधौली का युद्ध या फिर महल चोरी का युद्ध। ठीक है, दूसरी ओर बात करूं तो
ठीक है, ये जानकारी तो मिलती है हमें कहाँ से, मझेरा नामक ताम्रपत्र से। अगर बात करूं ज्ञानचंद जैसे ही राजा बनते हैं 1698 ईस्वी में, जैसे ही ये राजा बनते हैं, राजा बनने के साथ जैसे ये कार्यभार को संभालते हैं ना, राज्याभिषेक करवाते हैं, राज्य को संभालते हैं 1698 में, अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, तो राज्याभिषेक के साथ साथ इन्होंने क्या करा, जैसे ही काम को साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, तो 1699 में इन्होंने पहला काम क्या करा, 1699 में इन्होंने पहला काम ये करा कि 1699 में इन्होंने बधानगढ़ को जीत लिया, बधानगढ़ पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। और बधानगढ़ पर जो भी सोना जेवरात, जो भी चीज वहां पर थी, जेवरात वगैरह सबको लूट लिया, है ना। यहाँ पर जेवरात, सोना चांदी सब कुछ क्या कर लिया इसने, लूट लिया। और यहाँ से नंदा देवी की प्रतिमा, नंदा देवी की प्रतिमा भी क्या कर ली, यहाँ से चुरा ली। और इस नंदा देवी की प्रतिमा को ज्ञानचंद सेकंड ने, जो बधानगढ़ से लूट कर लाया था, को अल्मोड़ा में स्थापित करवा दिया। कहाँ पर दोस्त, अल्मोड़ा में स्थापित करवा दिया। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल आपसे एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल बनेगा एग्जाम में कि ज्ञानचंद सेकंड ने, या फिर ऐसा बनेगा नंदा देवी की प्रतिमा को अल्मोड़ा में किसने स्थापित करवाया था, तो ज्ञानचंद सेकंड ने स्थापित करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो ज्ञानचंद सेकंड ने क्या करा, इसने बद्रीनाथ में, ना कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। बहुत ही ज्यादा इसका एक सराहनीय कार्य माना जाता है ना। ज्ञानचंद सेकंड ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ज्ञानचंद सेकंड ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट इसका कार्य है 1704 ईस्वी में, है ना। 3 के बाद, 3 में घटना हुई थी, 3 के बाद 1704 ईस्वी में इसने डोटी पर आक्रमण किया। डोटी पर आक्रमण इसने किया। ठीक है, और डोटी पर आक्रमण करने के बाद डोटी के राजा पर जैसे इसने आक्रमण करा, डोटी का जो राजा था यहाँ पर वो भयभीत होकर भाग गया यहाँ से। और इसके बाद आगे 1708 ईस्वी में, है ना, 1708 ईस्वी में ज्ञानचंद सेकंड मलेरिया से क्या हो गया, पीड़ित हो गया। क्या हो गया, 1708 में मलेरिया से पीड़ित हो गया, सब मलेरिया रोग हो गया, जिस कारण आगे चलकर कुछ दिनों के बाद मलेरिया से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और मलेरिया की मृत्यु होने के बाद जो अगला राजा सामने आता है, अगला राजा जो बनता है वो बनता है जगतचंद। ठीक है, अगला राजा बनता है जगतचंद। लगभग अगर बात करूं तो 12 वर्ष का कार्यकाल रहता है जगतचंद का। ज्ञानचंद के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है जगतचंद। अगला राजा जगतचंद। ठीक है, 1708 ईस्वी से लेकर कार्यकाल की बात करूं तो 1708 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी लगभग 12 वर्ष तक का कार्यकाल रहता है। 12 वर्ष तक इसने शासन किया। और ऐसा बताया था जगतचंद, है ना, ये जनता के हित में, जब जनता हितैषी राजा से कहा जाता है, जनता के हित में इसने काम किया है। तो जनता हितैषी राजा, जनता हितैषी राजा इसे कहा जाता है, क्योंकि जनता के हित में इसने सारे काम करे हैं। और ये धार्मिक राजा था, धर्म के कार्य ज्यादा किया करता था, उदारवादी राजा कहलाता है ना, उदारता के इसने काम ज्यादा करे हैं। ठीक है, धार्मिक काम करे हैं, जनता के हित में काम करे हैं, धार्मिक काम करे हैं, जनता के हित में काम करे हैं। ठीक है, और उदारवादी काम करे हैं। इसका जो नेचर की बात करूं तो इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, उदारवादी ने ये एक राजा हुआ करता, इस प्रकार का राजा था, एक उदारवादी राजा ये हुआ करता। ठीक है, तो जगतचंद की बात करूं तो जगतचंद जनता प्रिय शासक कहलाया है। ठीक है, जनता हितैषी के राजा कहलाया, फिर जनता प्रिय शासक भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। एग्जाम में पूछा है जनता प्रिय शासक कौन कहलाया है, तो जगतचंद कहलाया है। ठीक है, तो अगर बात करूं दिल्ली सल्तनत में, है ना,
दिल्ली सल्तनत में जगतचंद मुगल बादशाह दिल्ली सल्तनत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन हुआ करते थे। किसके? बहादुर शाह जफर के समकालीन। ठीक है दोस्त। और वही बात करूँ तो गढ़वाल में, अगर गढ़वाल की बात करूँ तो गढ़वाल में ये फतेहपति शाह के समकालीन। किसके? फतेहपति शाह। गढ़वाल में फतेहपति शाह के समकालीन। फतेहपति शाह। ठीक है दोस्त। अब देखते हैं इसने क्या महत्वपूर्ण कार्य करे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर बात करूं इसके बारे में जानकारी, जगतचंद के बारे में जानकारी की बात करूं तो इसके बारे में जानकारी ब्रह्म नामक ताम्रपत्र देता है। ठीक है, ब्रह्म नामक ताम्रपत्र इसके बारे में जानकारी देता है। ब्रह्म नामक ताम्रपत्र इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है। और ब्रह्म नामक ताम्रपत्र में जगतचंद के समय जासूस हुआ करता था वीरणेश्वर जोशी। कौन? वीरणेश्वर जोशी एक जासूस हुआ करता था, उसका भी गुप्तचर, उसका भी वर्णन मिलता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किस ताम्रपत्र में वीरणेश्वर नामक गुप्तचर का वर्णन मिलता है। वीरणेश्वर जोशी नामक गुप्तचर का वर्णन कहाँ मिलता है? ब्रह्म नामक ताम्रपत्र में। ठीक है, ब्रह्म नामक ताम्रपत्र में। तो ऐसा बताया जाता है जगतचंद का कार्यकाल चंद्रवंश का स्वर्णिम काल कहलाता है ना। डायरेक्ट सवाल बनेगा, चंद्रवंश का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? चंद्रवंश का स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल किस वंश के, किस राजा के काल को कहा जाता है? तो ये कौन है? जगत। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा राजा था जिसने जुआरियों से भी टैक्स वसूला है ना। तो दूसरा काम इसका महत्वपूर्ण क्या है? जुआरियों से भी इसने टैक्स वसूला था। जगतचंद ने जुआरियों से भी टैक्स वसूला। डायरेक्ट सवाल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, जगतचंद का पहला अभियान किसके खिलाफ था, है ना। जगतचंद का पहले अभियान की बात करूं तो जगतचंद का पहला अभियान लोहारगढ़ का खिलाफ था। लोहारगढ़ के किले को जीता जगतचंद ने पहले अभियान में, प्रथम अभियान में लोहारगढ़ को जीता था। लोहारगढ़ को जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो जीता था। ठीक है, तो पहला अभियान किसके खिलाफ था? ये क्या हुआ? 1715 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं 1715 ईस्वी में जगतचंद और फतेहपति शाह के बीच श्रीनगर में एक युद्ध लड़ा गया है ना। जगतचंद और फतेहपति शाह के बीच, फतेहपति शाह के बीच श्रीनगर में, है ना। कहां पर? तो श्रीनगर में युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? जगतचंद ने फतेहपति शाह को क्या करा? हरा दिया, हराया। और फतेहपति शाह यहाँ से देहरादून भाग गया। कहाँ भाग गया? देहरादून भागा। और भागने के बाद जगतचंद ने इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, फतेहपति शाह वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर एक अपना क्या छोटा, एक सामंत छोड़ा। ठीक है, अपने एक सामंत यहाँ पर छोड़ दिया। किसने? जगतचंद ने। इसके बाद जगतचंद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद कोई और ज्यादा कार्य इसके देखने को नहीं मिलता। इसके बाद जगतचंद की चेचक से मृत्यु हो जाती है। इससे लोग चेचक नामक रोग से, छोटी माता या चेचक नामक रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र देवीचंद अगला राजा बनता है। अगला राजा बनता है देवीचंद। ठीक है दोस्त, देवीचंद के बारे में बात करूं तो देवीचंद के दो प्रमुख सलाहकार माने जाते हैं, मणिकमल और पूरणकमल। ठीक है, इसके दो प्रमुख सलाहकार हैं, मणिकमल और पूरणकमल। तो डायरेक्ट सवाल बनेगा मणिकमल और पूरणकमल किसके सलाहकार हुआ करते थे? तो किसके सलाहकार हुआ करते थे दोस्त? तो ये हुआ करते थे देवीचंद के। ठीक है, तो अगर बात करूं देवीचंद की 1720 से लेकर 1726 ईस्वी लगभग 6 वर्ष का इसका शासनकाल रहता है। कितना? लगभग 6 वर्ष। ठीक है दोस्त, तो 6 वर्ष के शासनकाल में इसने कोई ज्यादा योगदान तो दिया नहीं। ठीक है, पर जब ये जो देवीचंद था ये विक्रमादित्य बनना की इच्छा रखता था। विक्रमादित्य की
तरह ये बनना चाह रहा था, इस कारण इसने क्या करा, खुद खूब धन भी बर्बाद करा है ना। विक्रमादित्य बनना ये चाह रहा था, विक्रमादित्य ये बनना चाह रहा था, इसलिए इसने खूब क्या करा, धन भी बर्बाद करा है। ठीक है, तो देवीचंद थोड़े विक्रमादित्य बनने की इच्छा रख रहा था, तो इसने खूब धन बर्बाद करा। इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, इसके बाद बात करूँ तो ये ज्योतिषी पे, अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास किया जाता था, ज्योतिष पर मानता था, ज्योतिषी को ये मानता था। ठीक है, अंधविश्वास को ज़्यादा ये माना करता था। ठीक है, यही कारण था कि क्या हुआ, इसने बनने के लिए है ना, विक्रमादित्य बनने के लिए खूब अंधविश्वास पर भी पैसा खर्च बर्बाद करा। ठीक है, देवीचंद ने साबिर खां को शरण दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साबिर खां को शरण दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और साबिर खां को शरण देने के कारण ही दिल्ली राजा इसका दुश्मन बन गया था, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली राजा से इसने क्या कर ली थी, दुश्मनी पाल ली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूँ तो देवीचंद पहला ऐसा राजा रहा, प्रथम ऐसा राजा रहा जिसने किसी मुस्लिम को अपना सेनापति बनाया। और किसे सेनापति बनाया था, तो दाऊद खां को। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार की कुछ फैक्ट आपको देवीचंद के बारे में देखने को मिलेंगे। अगर आगे बात करूं देवीचंद के बाद अगला राजा बनता है अजीत चंद। अगला राजा अजीत चंद। ठीक है, तो अजीत चंद, तो अजीत चंद के बारे में बात करूं तो अजीत चंद के भी वही सलाहकार थे जो देवीचंद के रहे हैं ना, वही दो सलाहकार इसके भी सलाहकार बने। कौन थे वो सलाहकार, पूरणमल और माणिक कमल। पूरणमल और माणिक कमल, माणिक मल। ठीक है दोस्त, ये इसके भी रहे और पूरणमल, ये दोनों इसके भी सलाहकार बने। अजीत चंद के कार्यकाल को गुंडागर्दी का शासनकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी रही है, तो उसके शासन को गुंडागर्दी का शासनकाल कहा जाता है। क्योंकि राजा क्या था, ज्यादा ध्यान नहीं देता था गद्दी पर, है ना, साम्राज्य पर, तो इसके साम्राज्य को गुंडागर्दी का शासनकाल कहा जाता है। ठीक है, इसके मुख्य सेनापति रहे अनूप सिंह तड़ागी और हीरा सिंह। अजीत चंद के मुख्य सेनापति रहे दो, अनूप सिंह तड़ागी। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, अनूप सिंह तड़ागी किसका सेनापति था, है ना, तो किसका था, अजीत चंद का। और दूसरा था अनूप सिंह तड़ागी के बाद अनूप सिंह तड़ागी और हीरा सिंह। ठीक है दोस्त, इनका आपको ध्यान रखना है, हीरा सिंह, ये दोनों के दोनों थे। इसके बाद अगला राजा बनता है कल्याणचंद चतुर्थ। कल्याणचंद चतुर्थ, कल्याणचंद फोर्थ। कल्याणचंद फोर्थ की बात करूँ तो 1730 से लेकर 1747 ईस्वी तक इसने राज करा। 1730 से 1730 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक इसने क्या करा है, राज करा है। ठीक है, आगे बात करूं तो इसने जागेश्वर मंदिर के लिए है ना अनुदान दिया था, पैसा दान दिया था, अनुदान किया था, पैसा दान दिया। ठीक है, दूसरा काम इसका था कल्याण चंद्रोदम नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, है ना, शिव, वो इनके दरबार में थे। कल्याण चंद्रोदम, इनके ऊपर लिखी पुस्तक है कल्याण चंद्रोदम। ठीक है, ये पुस्तक के जो दरबारी थे वो किनके दरबारी रहे, कल्याण चंद के। किसने लिखी है, कवि शिव ने। तो ये किसके दरबारी थे, ये थे कल्याण चंद के दरबारी। ये फैक्ट है, डायरेक्ट आपको फैक्ट याद करने हैं। ठीक है, कल्याणचंद फोर्थ ने सियाना चाली किसे सौंपी थी, है ना, अगला सवाल बनेगा। इसने अपनी सियाना चाली किसे सौंपी थी, यह सौंपी थी इसने लक्ष्मी
गोसाई मनराल, लक्ष्मी गोसाई मनराल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लक्ष्मी गोसाई मनराल को इसने ये सौंपी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कल्याणचंद फोर्थ ने किसे काशीपुर के मुगल वजीर, सॉरी सवाल बने, कल्याणचंद ने काशीपुर के मुगल वजीर को क्या उपाधि दी थी, है ना। काशीपुर का जो मुगल वजीर था उसे उपाधि दी थी इसने कमरुद्दीन, कमरुद्दीन उसका नाम था, उपाधि दी थी गॉड ऑफ ऑनर, ये आपको ध्यान रखना है। गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि कल्याणचंद फोर्थ ने दी थी, किसे दी थी, कमरुद्दीन को दी थी, जो कौन था, मुगल वजीर था काशीपुर में, ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको। चंदों में पहला समेर अधिकारी किसने नियुक्त करा था, चंदों में पहला समेर अधिकारी नियुक्त करने वाला कल्याणचंद था। समेर अधिकारी यानी कि कौन है, जो आय और व्यय का अधिकारी, जो आय और व्यय का भी क्या रखेगा, ब्यौरा रखेगा और उस पर भी टैक्स लिया करेगा, ठीक है। इसके बाद किस चंद शासक की मृत्यु सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई, है ना। हुमायूं की भांति कौन मरा, है ना, सवाल बनेगा हुमायूं की भांति कौन मरा, हुमायूं की भांति सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु, लुढ़क कर मरा कल्याणचंद फोर्थ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करो तो नित्यानंद मिश्र ने से शिवाजी की उपाधि दी है, नित्यानंद मिश्र ने से शिवाजी कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नित्यानंद मिश्र ने से शिवाजी कहा है, क्या कहा है तो शिवाजी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करूं तो कुमाऊं का बैरम खां, ठीक है, कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है शिवदेव जोशी को, शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। और शिवदेव जोशी किसका सेनापति था, कल्याणचंद का सेनापति, ये आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं कुमाऊं का बैरम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के फैक्चुअल सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, यहाँ से जो सेक्शन है सारा फैक्चुअल है ना, समझाने का यहाँ पे कम है और फैक्चुअल यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो अगला राजा बनता है दीपचंद, ठीक है, अगला राजा बनेगा दीपचंद, उसे पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।